फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट रतिन श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में। और बेसिकली ये इन्वायरमेंट स्टडी जो अपना चैप्टर है ये मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में फोर्थ सेमेस्टर में है और इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर में इसका नाम शायद डिजास्टर करके भी है। तो ये दोनों का सिलेबस मैं देख रहा था एक ही है, मतलब इसको फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं डिजास्टर में, और सेकेंड ईयर में जो जिन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट स्टडी का लगा हुआ है लेक्चर वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं एंड शेयर करें। ठीक है, तो आगे हम लोग आज नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं कि व्हाट इज़ अ एनवायरनमेंट स्टडीज़ के बारे में समझते हैं, जानते हैं। चलिए, एनवायरनमेंट स्टडी सबसे पहले तो ये दो शब्द मतलब जो हमारा ये पर्यावरण है ये दो शब्दों के निर्माण से बना हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का समदृष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादियों को प्रभावित करते हैं। अब ये परितंत्रीय क्या होते हैं? जैसे हमने बोला कि किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय, परितंत्रीय मतलब हमारा ये हो गया कि जैसे हमारे पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, वो हमारा परितंत्रीय में आते हैं। ठीक है, तो आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं कि वो कैसे किस तरह के उनके रूप होंगे, कैसा उनका जीवन होगा और कैसे वो जीवित रह सकते हैं, ये सब कुछ तय करता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयकीय शैक्षिक होता है जो पर्यावरण के साथ साथ मानव बातचीत का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कराता है। पर्यावरणीय मुद्दाओं का समाधान, जटिल समकालीन पर्यावरण मुद्दाएं के समाधान के लिए भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि पूरा कुल मिला जुला के अगर हम लोग सारांश की बात करें इन्वायरमेंट स्टडी की, तो ये कहता है इन्वायरमेंट स्टडी कि हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कैसे उसको सेव करना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है, और हमारे जो जीव जंतु हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसको कैसे बचाना है, और क्या क्या जटिल समस्याएं आ रही हैं इस टाइम जो हमारे समय चल रही हैं, उसको जटिल समस्याओं को कैसे निवारण किया जाए। और निवारण करने के लिए हम किसी भी मतलब जो हमारे भौतिक विज्ञान है इसका भी मदद ले सकते हैं हम लोग, वाणिज्य विज्ञान है इसका भी मदद ले सकते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र है इसका भी मदद ले सकते हैं हम लोग, सामाजिक विज्ञान का भी के भी सिद्धांतों को जोड़कर हम लोग किसी भी पर्यावरण अपने पर्यावरण को कैसे हम लोग समावेशित सुरक्षित कर सकते हैं, जीव जंतु को कैसे कर सकते हैं, यही हम लोग इन्वायरमेंट स्टडी में पढ़ते हैं बिल्कुल फोकस करके। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयीय शैक्षिक क्षेत्र है जो पर्यावरण के साथ साथ मानव बातचीत का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। पर्यावरण अध्ययन जटिल समकालीन पर्यावरण मुद्दाओं के समाधान के भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ता है। मैंने आपको साफ पहले ही बता दिया कि किस तरह हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं, और ये सब चीज़ों की जैसे भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ के कैसे हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ इसमें नेक्स्ट स्लाइड में अपना हमारा है व्हाट इज़ इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि ये बार बार इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा हम लोग का, तो आप समझिए सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है।
जीवों और उनके वातावरण के बीच। इकोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज इकोलॉजी? जीवों और उनके वातावरण के बीच इंटरशिप का इंटरशिप का वैज्ञानिक अध्ययन ऊर्जा हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कहने का साफ है कि जीव और वातावरण के बीच इंटरशिप का वैज्ञानिक अध्ययन। तो हमारे जीव जंतु और वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो चीज़ आ जाती हैं हमारी, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे वायुमंडल आ गए, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, इन सबों के बीच में जो अध्ययन होता है हमारा, इंटर्नशिप कह लीजिए, अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन होता है और ऊर्जा स्थानांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कहने का कि हम लोग ये देखते हैं और ये लोग समझते हैं हम लोग कि उसका ऊर्जा स्थानांतरण कैसे होता है, क्योंकि ऊर्जा न कभी उत्पन्न होती है और न कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ऊर्जा हमारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कर सकता है, किया जाता है। तो वही चीज़ इसमें कैसे होती है, क्या क्या होता है, इसमें हमारा इकोलॉजी सिस्टम में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक ऑफ इकोलॉजी। भाई बेसिक ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको पढ़ के समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम पूरी विस्तृत जानकारी इस पर लेंगे। पारिस्थितिकीय, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराते हैं। पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। भाई इकोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि हमारा जो बेसिक ऑफ इकोलॉजी क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब हम जीव हो गए, हमारे जो समुदाय हैं और जो ये वातावरण है, ये हम दोनों में क्या रिश्ता है हमारे और वातावरण में, इन सबों का हम लोग अनुभव करते, मतलब अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी बोलते हैं, किसको, इकोलॉजी को। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है। तो अब फिर हम लोग इकोसिस्टम यहाँ भी, सॉरी, इकोलॉजी बताया था, इकोसिस्टम यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इकोसिस्टम परितंत्रीय या पारिस्थितिकीय तंत्र। इकोसिस्टम या इकोलॉजी सिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है, ठीक है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, सॉरी, एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, अर्थात पौधे, जानवर और अणु जीव सम्मिलित है, जो कि अपने जैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अन्यो अन्योसांत्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट समझ में आएगा। आगे है डायग्राम, तो उसको समझते हैं। इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट। इकोसिस्टम क्या बोल रहा है कि एक परिस्थितिकीय तंत्र एक प्रणाली के रूप में बातचीत करते हुए अपने पर्यावरण के नॉन लिविंग घटकों के साथ रहने वाले जीवों का एक समुदाय है। इन बायोटिक और जैविक घटकों को पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग डायग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ समझें। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या हो रहा है हमारा, देखिए, सबसे पहले हमारा कोई एटमॉस्फियर है, वातावरण है, उसमें हमारा क्या है कि यहाँ पे बादल है, बादल से हमारा पानी की प्रोसेसिंग, पानी बरसने के बाद सबसे पहले पौधे का सबसे पहले एक छोटा सा कोई बीज रहा होगा, वो पानी के साथ और सूर्य के प्रकाश के साथ
क्या करता है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपने लिए भोजन इकट्ठा करता है। धीरे प्रकाश संश्लेषण में हमारा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लाल सूर्य के जो एकदम जो सुबह वाली धूप होती है ना, पीली वाली या एकदम लाल वाली, तो उसमें ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। धीरे धीरे ये हमारा बीज से धीरे धीरे हमारा पौधा के रूप में बढ़ा। पौधा के रूप में बढ़ा तो इसमें कुछ फल वगैरह लगे। तो फल वगैरह लगे तो भाई इसमें क्या हुआ कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि कोई एक छोटा मोटा जीव जंतु या गिलहरी कह लीजिए, वो सब इसको इस फल को खाए। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब जैसे कुत्ता हो गया या फिर शेर, ये सब जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लिए। तो एक ये हमारा इकोसिस्टम साइकिल चल रहा है पूरी तरीके से कि हमको कौन क्या चीज़ दे रहा है, कहाँ से एनर्जी की ट्रांसफ़र हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान, ऐसे सब कुछ क्या होता है हमारा कि जैसे अब जैसे कह लीजिए कि सेकेंडरी कंज्यूमर है हमारा कुत्ता है समझ लीजिए, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, उसको कंज्यूम कर लिया। अब समझ लीजिए कुत्ता को मान लीजिए कोई और खा गया, जैसे कि मान लीजिए कोई शेर और खा गया, शेर का हम लोग ने शिकार कर लिया तो कुछ उसको और लोग खाए। फिर उसके बाद जैसे फिर इंसान अगर मान लीजिए मर जाता है, मरने के बाद नीचे है दफन वगैरह है तो उसमें उसको कीड़े मकोड़े खा लिए, तो ये फिर कीड़े मकोड़े को सब ऐसे ही समझ ही रहे हैं आप। तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि एनर्जी का कभी न निर्माण होता है, न उसको बनाया जाता है और न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो अपना स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम के बेस्ट एग्जांपल है हमारे पर्व जटिल जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, मानव परितंत्र, ठीक है, बिना वृक्ष के घास का मैदान, ठीक है, ये सब हमारे इकोसिस्टम के बेस्ट एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिसोर्स। रिसोर्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्स में हम लोग क्या, हम लोग के रिसोर्स कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें कोयला, परमाणु, तेल और प्राकृतिक गैस जैसी आ, आ, प्राप्त प्राप्त ऊर्जा संसाधन समित आपूर्ति में उपलब्ध है। यह आमतौर पर लंबे समय के लिए होता है क्योंकि इन्हें फिर से भरने में मदद मिल सके। अच्छे अच्छे संसाधन को प्राकृतिक रूप से और अपेक्षाकृत कम समय में भरा जा सकता है। तो हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा संसाधन जिसको एक बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर ये प्रकृति के माध्यम से ये फिर से नवीनीकरण इसका होता रहता है। ठीक है, सीधी सी कॉन्सेप्ट से बात आप ये समझिए कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है हमारा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है हमारी। जैसे एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया, फिर ये संसाधन हमने यूज़ कर लिया, फिर ये नवीनीकरण इसका धीरे 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 होता रहता है। किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। और नॉन रिन्यूएबल जो हमारे होते हैं, एक ऐसा संसाधन जो एक बार नष्ट हो जाने के बाद उसका दोबारा नवीनीकरण नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। ठीक है। तो आगे यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है हमारा बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी में जैसे हम लोग पेड़ पौधे होते हैं तो इसको हम लोग काट वाट के लकड़ी के रूप में, जैसे अगर हम लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं तो उससे क्या हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी से हमारा खाना वाना पक रहा है। ठीक है। हाइड्रो बेस्ट एग्जांपल हमारा लकड़ी पे खाना बनाना हुआ, बायोमास एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल। हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो पानी के माध्यम से, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होते हैं, जो डैम बना के टरबाइन के ऊपर हम लोग पानी का फ्लो कराते हैं टरबाइन पे, तो वो रोटेट होने के बाद जनरेटर के माध्यम से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा हाइड्रो पावर एनर्जी के अंतर्गत आता है। हमारा विंड एनर्जी, विंड एनर्जी भी हमारा वायु से जो हमको एनर्जी मिलती है, जैसे वायु विंड एनर्जी लगे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे बड़े बड़े फैन लगे होते हैं,
तो वो वायु के द्वारा रोटेट करते रहते हैं। रोटेट उतने इतना ज़्यादा मात्रा में विंड चलता है वहाँ पे कि वो फ़ैन इतना जल्दी रोटेट करता है कि वो कन्वर्ट करता है अपना इलेक्ट्रिसिटी में। फिर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आप तो समझ ही रहे होंगे कि आपके घरों में ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर से हमको एनर्जी मिलता है। उससे सोलर पैनल से हमारा क्या होता है कि हमारा बैटरी वगैरह चार्ज होता है। बैटरी चार्ज करने के बाद हम उससे बल्ब वल्ब जलाते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ सामने यहाँ पे आई है हमारी जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी, व्हाट इज़ द जियो थर्मल एनर्जी? जियो थर्मल एनर्जी को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, यह भूमतापीय ऊर्जा है। ग्रहों के मूल गठन से खनिज के रेडियो एक्टिव क्षय से होता है और सतह पर अवशोषित ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ये हमारा क्या होता है कि जियो थर्मल होता है। जियो थर्मल आपको पता ही है कि इससे भी हमको एनर्जी मिलता है। जियो थर्मल समझ गए, मतलब ज्वार और वो क्या बोलते हैं उसको, जो लावा वगैरह। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको बताया ऐसे संसाधन जो एक बार नष्ट हो जाता है तो उसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला हो गया हमारा, प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोलियम होगा। इन संसाधनों की उत्पत्ति भूमिगत प्रक्रियाओं के द्वारा लाखों करोड़ों वर्ष में होती है। इनका निर्माण कैसे होता है हमारा, ये भूमिगत जो हमारे प्रकृति के द्वारा इनका क्या होता है कि लाखों करोड़ों प्रतिक्रिया रिएक्शन हो रही है, तो इससे हमारा ये होता है। लाखों करोड़ों वर्ष रहने के बाद इसका हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।